मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पर। मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया है, अब उसका नाम मैंने रख दिया है जीएस गाथा। आज हम लोग बात करेंगे संविधान के भाग 1 के बारे में, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है और अनुसूची 1 से संबंधित है। अनुसूची 1 जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से संबंधित है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र अर्थात जो अनुसूची 1 है वह किससे संबंधित है। तो आपको यह लिखना पड़ेगा, आपको यह जानना चाहिए कि वह संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 1 जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इस अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 1 में 3 मुख्य बातें हैं। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इसमें बता दिया गया है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा बात यह बताया गया है अनुच्छेद 1 में कि राज्य उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में शामिल हैं। राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में शामिल हैं। और जो तीसरी बात बताई गई है भारत के राज्य क्षेत्र के विषय में, इसमें 3 बातें मुख्य हैं। पहला है राज्यों के क्षेत्र, दूसरा पहली अनुसूची में संदर्भित संघ राज्य क्षेत्र, और तीसरा है ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। तो इसमें जो है अनुच्छेद 1 के खंड 3 में जो है 1956 में संशोधन कर दिया गया, और ये जो 3 कैरेक्टर बनाता है संघ राज्य क्षेत्र, राज्य का क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र, इसको अब घटा करके 2 कर दिया गया है। संघ क्षेत्र और राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और राज्य कर दिया गया है। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 2 की तरफ, जो कि अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना के विषय में बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा और उसकी स्थापना यानी कि उसकी इस्टेब्लिश कैसी होगी। इस अनुच्छेद में संसद को शक्ति दी गई है। वह शक्ति 2 प्रकार की है। वह शक्ति जो है 2 प्रकार की है। नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, नए राज्य को संघ में शामिल करने की शक्ति, अर्थात वह राज्य जो भारत में पहले से मौजूद हैं। इसका अर्थ ये होगा वह राज्य जो भारत में पहले से मौजूद है। और दूसरा है नए राज्य को स्थापित करने की शक्ति। दूसरा है नए राज्य को स्थापित करने की शक्ति, अर्थात वह राज्य जो भविष्य में स्थापित किए जा सकते हैं, भविष्य में स्थापित किए जा सकते हैं या अर्जित किए जा सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि इनकी स्थापना अर्जुन के द्वारा होगी या भविष्य में जिनकी स्थापना की जाए उसके द्वारा होगी। इन दोनों का अर्थ ये हुआ, इन सब के बावजूद नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन होगी जो संसद द्वारा बनाई जाए। यानी कि जो संसद के अंदर, जो संसद भवन के अंदर जो बनाई जाए, सारे निबंधन संसद तय करेगा, सारी शर्तें संसद तय करेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 3 की तरफ। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन या बदलाव से संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन या बदलाव से संबंधित है। संसद को नए राज्यों की स्थापना एवं वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति है। अनुच्छेद 3, ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 3 कुल 4 प्रकार की बातों का समायोजन करता है, कुल 4 प्रकार की बातें कहता है। पहला, किसी वर्तमान राज्य से उसका प्रदेश अलग करके, किसी वर्तमान राज्य से उसका प्रदेश अलग करके, जैसे उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ बनाया गया। 2 या 2 से अधिक, दूसरी बात है 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर, ऐसा कम ही हुआ है हमारे देश में। तीसरा है किसी राज्यों के भागों को मिलाकर, ये भी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये कम ही हुआ 30-35 साल में। चौथा है किसी प्रदेश को किसी राज्य के साथ मिलाकर। चौथा है किसी प्रदेश को किसी राज्य के साथ मिलाकर, ये भी कम ही हुआ है। मैं
सिर्फ पहला जो है ये अक्सर देखने को मिलता है, किसी वर्तमान राज्य को उसका प्रदेश अलग करके, तो यही अक्सर देखने को मिलता है। जो परंपरा यही है और नहीं है। अनुच्छेद 2 और 3 में अंतर क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जो लाल बटन आपके नीचे है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अनुच्छेद 2 या 3 में अंतर, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना वर्तमान राज्यों को मिलाकर की जाएगी। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना वर्तमान राज्यों को मिलाकर के की जाएगी, यह बात कहती है। और अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों की स्थापना, ठीक है, तो नए राज्यों की स्थापना नए राज्य क्षेत्रों को अर्जित करके की जाएगी। अनुच्छेद 3 में मिला करके की जाएगी, अनुच्छेद 2 में अर्जित करके की जाएगी। नए राज्यों की स्थापना अर्जित करके की जाएगी, ठीक है। जैसे युद्ध में हमने जीत लिया कोई भूमि, कोई ज़मीन पाकिस्तान की, तो वो जब राज्य उसको अगर हमको स्टेट या कोई टेरिटरी बनाना है तो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। किसी समझौते के तहत या नेपाल से या बांग्लादेश से हमने ज़मीन ले ली, अर्जित कर लिया, तो अनुच्छेद 2 के तहत जो है राज्य बनाया जाएगा। राज्य बनाने के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक है कि नहीं, सहमत का क्या स्थिति है, यह भी बता देते हैं। भारतीय संविधान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं को बिना उसकी सहमति या सम्मति, ध्यान से सुनिएगा, बिना उसकी सहमति और सम्मति, सम्मति मूक भी हो सकती है, यदि आप कुछ करें भी ना तब भी सम्मति मान ली जाती है कुछ कंडीशन में, सम्मति के परिवर्तित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है, ठीक है। चाहे आप सहमति दे चाहे न दे, इस संसद को इसमें अथाह पावर है, परिवर्तित कर देगी आपका क्षेत्र सीमा, जो कुछ भी वो चाहे। बहुमत की आवश्यकता है कि नहीं, संसद में अक्सर प्रश्न पूछता है ये। संसद सामान्य बहुमत से विधि बनाकर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। नए राज्य की स्थापना सामान्य बहुमत के साथ की जा सकती है, कोई 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं है। ये अभी परीक्षा में पूछेगा, अक्सर पूछता है, ठीक है। और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन कर सकती है। इसमें कोई उसके बहुमत की आवश्यकता नहीं है, चाहे राज्य कितना भी कहें कुछ। कानून बनाने का तरीका, अब एक तरीका है कानून बनाने का तरीका। अब 2 तरीके हैं कानून बनाने के। नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हेतु कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के संसद में पेश नहीं होगा। जब तक राष्ट्रपति सिफारिश नहीं करेगा इस संबंध में कोई बात, तब तक संसद में पेश नहीं होगी या डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के थ्रू, यानी कि राष्ट्रपति के माध्यम से ही कोई विधेयक जो है वो संसद में जाएगा। अब कुछ ऐसे होते हैं कि विधेयक पास हो जाता है तो उसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास जाते हैं सिग्नेचर करने के लिए, ठीक है। कुछ अब दूसरी बात है, दूसरा कानून बनाने का तरीका, यदि विधेयक द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन करना हो तो राष्ट्रपति उस संबंधित राज्य के विधानमंडल को विधेयक पर विचार करने के लिए भेज देगा, ठीक है। यदि है तो राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल पर एक निर्धारित सीमा में कि आप इसका उत्तर दीजिए कि क्या करना है, कि आपका सुझाव क्या है बताइए, और एक निर्धारित समय में विधानमंडल अपना विचार देते हुए राष्ट्रपति को वह विधेयक वापस कर देगा, ठीक है। यदि एक ये हो गया, यदि निर्धारित सीमा के अंदर राष्ट्रपति को विधानमंडल यानी कि राज्य विधानमंडल अपना विचार नहीं दे पाता है तो राष्ट्रपति यदि चाहे तो उस समय सीमा को बढ़ा सकता है। राष्ट्रपति यदि चाहे तो उस समय सीमा को बढ़ा सकता है और उस समय सीमा के अंदर जो है विधेयक राष्ट्रपति के पास आ जाना चाहिए। इसके विपरीत यदि विधानमंडल अपना विचार उस समय सीमा के भीतर भी नहीं दे पाता है तो राष्ट्रपति निर्धारित अवधि के बाद विधेयक को संसद में प्रस्तुत कर सकता है। इसके विपरीत यदि इसके राज्य नानुकुर करते हैं, राज्यों को आप जानते ही हैं उनका स्थिति, यदि वह अपनी सहमति नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति वह विधेयक जो है संसद में प्रस्तुत करा देगा, दे देगा संसद को।
कि आप इसमें बिल बनाइए, कानून बनाइए। यदि समय पर विचार व्यक्त कर दिया जाए तो यदि संसद राज्य विधानमंडल के विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है, अगर राज्य समय सीमा के अंदर ही अपना विचार प्रस्तुत कर देता है तो संसद जो है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। भविष्य में क्या होगा यदि ऐसा दोबारा करना है, यदि 10, 15, 20 साल बाद जो है क्या होगा यदि राज्य चाह रहा है कि उसमें कुछ परिवर्धन किया जाए, उसके नाम, क्षेत्र आदि में परिवर्धन किया जाए, तो इनरी बेरुबरी केस 1960 में जो आया था, इनरू बेरुबारी केस 1960 में जो आया था, राज्य विधानमंडल नए सिरे से निर्देश देना होगा। राज्य विधानमंडल को फिर से वही पुरानी प्रक्रिया को अपनाना होगा दोबारा से। अब हम लोग अपने टॉपिक के आखिरी पड़ाव पर आते हैं कि कुल मिलाकर के 4 तथ्य हैं जिसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तथ्य नंबर 1, उपरोक्त प्रक्रिया संविधान की नमनशीलता को दर्शाती है। यानी संविधान हमारा कठोर है कि सरल है, यह प्रक्रिया यह बताती है कि राज्यों को छूट दिया गया बहुत सा, कि हमारा संविधान कितना नमन है, कितना सरल है, कितना लचीला है। दूसरा, भारतीय संविधान में राज्यों का अस्तित्व सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर करता है, केंद्र की इच्छा पर निर्भर है। यह भी प्रश्न पूछ दिया जाएगा परीक्षा में, तो आपको बताना होगा। भारतीय संविधान में राज्यों का अस्तित्व का मतलब यह है कि उसकी सीमा, उसका नाम, उसके क्षेत्र में परिवर्तन, यह केंद्र सरकार के इच्छा पर निर्भर करती है। ठीक है। तीसरा तथ्य यह है, अनुच्छेद 3 के तहत यह लिखा है कि संसद को किसी राज्य के क्षेत्र में कमी करने की शक्ति का अर्थ यह नहीं है कि वह किसी भारतीय क्षेत्र को विदेश को दे दे। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। अनुच्छेद 3 के तहत यह लिखा है कि संसद को किसी राज्य के क्षेत्र में कमी करने की शक्ति का अर्थ यह नहीं है कि वह कोई भारतीय क्षेत्र किसी विदेशी को दे दे। ऐसा करार अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन वाला जो है के तहत केवल संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही किया जा सकता है, अनुच्छेद 3 के तहत नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 3 के तहत यदि राज्य चाहता कि अपना कुछ हिस्सा नेपाल को, बांग्लादेश को या पाकिस्तान को दे दे, सेंट्रल गवर्नमेंट यदि चाहती है कि अपना कुछ हिस्सा, भारत का कुछ हिस्सा नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका को दे दे, तो वह अनुच्छेद 3 के तहत नहीं कर पाएगी, बल्कि उसे अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन के माध्यम से गुजरना होगा। चौथा तथ्य है, सीमा विवाद को किसी अधिकरण को सौंपने हेतु किसी करार को लागू कराने के लिए संसदीय विधान की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, संसदीय विधान, कोई कानून संसद में बनाने की आवश्यकता नहीं है। सीमा विवाद को किसी अधिकरण को देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर है कि अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए भी वो ऐसा कर सकती है। ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि अपने कार्यपालिका शक्ति को प्रयोग करते हुए ऐसे सीमा विवाद को किसी अधिकरण या ट्रिब्यूनल को दे सकती है। ठीक है मित्रों, ये मेरा वीडियो सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगे कमेंट जरूर करिए, कमेंट करिएगा तो मुझे पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, नमस्कार भाइयों।